बैठिए। मैनेजर हैं आप, असिस्टेंट मैनेजर, कौन सी बैंक में है? सर अभी वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कर रहा हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम से बीटेक किया है सर। बीटेक किया है। जी सर। कितने समय से हैं आप असिस्टेंट मैनेजर? सर मैं 2013 से क्षेत्र में कार्यरत हूँ और 8 वर्ष हो गए मुझे सर। एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है आपका? सर मैंने 10th और 12th नाथद्वारा से की है गवर्नमेंट स्कूल से, और उसके बाद मैंने सर ग्रेजुएशन में बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल से, और सर 2013 से मैं निरंतर अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये नाम क्यों है इसका? सर ये जो संस्थापक महोदय थे तत्कालीन, उन्होंने इस नाम से रखा था सर इसका। कौन से वर्ष में स्थापना हुई इसकी? सर सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में हुई थी सर। 1911 में हुई। जी सर। अभी निजीकरण का एक मुद्दा बहुत चर्चा में है और फिर से ये चर्चा में आया है। ऐसा लगता है कि नवीन जो उदारवादी प्रकृति हैं राज्य की, वो अपना मूल स्वरूप त्याग करके पूरी बाजार अर्थव्यवस्था की ओर लौट रही है। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? जी सर। सर मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के हिसाब से या जिस प्रकार, नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि आज राज्य की प्रकृति है वो बाजारी संस्था के रूप में हो गई है? जी सर, सहमत है। सहमत है। तो इसके क्या फ़ायदे क्या हैं? मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखते हैं कि राज्य की पहचान ही इस बात से है कि वह अपने आप में संप्रभु शक्ति है। अगर उसने अपने आर्थिक निर्णय की क्षमता दूसरी जो संस्थान हैं, जो वित्तीय हो सकती हैं या आर्थिक हो सकती हैं, ऐसी संस्थानों को सौंप दी, तो फिर राज्य का मूल जो स्वरूप है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। सर इसके पीछे सर मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो सर गवर्नमेंट की सोच, जो पॉलिसी है वो मुख्यतः ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सर नीतिगत मामलों में ही कार्य करेगी और व्यवसाय करना सर सरकार का कार्य नहीं है। और दूसरा सर जो अभी जो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था की जो हालत है और जो भविष्य में जो मांग है, उसके अनुसार सरकार द्वारा ये नीतिगत निर्णय लिए गए। उससे फ़ायदा क्या है? मैं फ़ायदा पूछना चाह रहा हूँ सर। आर्थिक रूप से देखें तो सर जैसे इनके डिसइन्वेस्टमेंट से या प्राइवेटाइजेशन से सरकार को अतिरिक्त जो आय की प्राप्ति होगी, जिसके लिए सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, और उस धन का प्रयोग सरकार जो है अपनी अन्य जो योजनाएं, जो कल्याणकारी कार्य है, उसमें कर सकती है। आपने देखा कि आज जहाँ इस तरह से निजीकरण किया गया है, वहाँ पर उसकी जो सर्विस एक तरह के सेवा शुल्क जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का हो गया है। टोल पे अगर आप 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो 200 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। इस सारे फैक्ट में ये पता चलता है कि पूरा भार पब्लिक पे आ रहा है। दूसरी तरफ आपने अभी ये बताया है कि राज्य का जो काम है वह व्यापार करना नहीं है, लोक कल्याण है। जी। तो ये तो सीन अलग ही दिखा रहा है, जहाँ पर पैसा जनता से उगाया जा रहा है, जनता की जेब पर भार पड़ रहा है और राज्य जो है शांति से बैठा हुआ है। सर इसमें एक फैक्ट ये भी है सर कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब सर प्राइवेट प्लेयर जब इस क्षेत्र में आते हैं और यदि सर्विस प्रोवाइडर की संख्या बढ़ती है तो उनमें सर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, तो जो मूल्य है उसमें कमी आती है। तो इसमें सर अंतिम लाभ ग्राहकों को ही होता है। जहाँ पर सर प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी, मूल्य में निश्चित रूप से कमी आएगी। ऐसा नेशनल हाईवे पे टोल्स पे देखने को नहीं मिलता है। कंपटीशन बढ़ा है यहाँ पर, पैसा जो है कंपनियाँ बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, उसके बावजूद भी पब्लिक को जो है इसका भार वहन करना पड़ रहा है। तो ये एग्जैक्ट मुझे आप 2 बिंदु ऐसे बताइए जिससे मैं आपके विचारों से सहमति दर्ज करा सकूं कि हाँ ठीक है, निजीकरण अच्छा है और होना भी चाहिए। सर निजीकरण सर उस हद तक अच्छा है कि जहाँ पर यदि फाइनेंशियल इंक्लूजन पूर्णतः हो
यदि सरकार इस ओर थोड़ा और ध्यान दे कि जो अंतिम आदमी है वो समाज की मुख्य धारा में हो, यदि उसका इंक्लूजन हो, वो जो भी मूलभूत वित्तीय सेवाएं हैं उन तक उसकी पहुंच हो, चाहे वह बैंक खाता हो, चाहे वह बीमा हो, यदि उसको हो, तो यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो तो जो भी ऊपरी जो भी प्रयास सरकार करेगी उसका जो भी लाभ है वो अंत तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। आपके बैंक में एक बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल होता है ऑडिटिंग का, होता है? जी सर। बहुत हेक्टिक होता है, रात को 2-2 बजे तक आप लोग काम करते हो, ऐसा ही होता है? जी सर। ये ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है इसमें 2 प्रश्न हैं मेरे। एक तो ये कि ये ऐसा क्यों होता है कि आपको उसी दौरान 2-2 बजे तक काम करना होता है। दूसरा ये है कि अगर ये वास्तव में बहुत उपयोगी हैं तो प्रशासन में आप कैसे लागू करोगे इसको? जी सर, ये जो इसका मूलभूत कारण ये है सर, जो ऑडिट जो है वो एक उसका एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है और उस शॉर्ट ड्यूरेशन में वो वर्ष भर के जो भी बैंक द्वारा कार्य संपादित किए गए हैं, चाहे वह ऋण संबंधी है, उसका रिस्क वेटेड है, या जो भी उसके जो कार्य में जो नीति नियमों का पालन किया हुआ नहीं है, उस शॉर्ट ड्यूरेशन में सर एक पूरे जो वर्ष भर के दौरान किए हुए कार्य है तो उसको सर यदि चेक करना है जिन चेक पॉइंट्स है तो ये सर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए इसमें सर समय लगना तो लाजमी है। और सर प्रशासन में भी जैसा कि यह ऑडिट जो है वो चेक पॉइंट्स पे पूरी जो भी योजनाएं क्रियान्वयन की गई है या जो भी कार्य किए गए हैं उनका सर जो भी असेसमेंट या जो भी लाभ है वो जो लक्षित वर्ग है उसका कितना पहुंचा है, उसकी जो एफिशिएंसी है उस कार्य की वो कितनी है और वो जो लक्ष्य प्राप्ति में कहाँ तक सफल रहा है, इसके लिए ऑडिटिंग सर एक सबसे अच्छा टूल है मेजर करने का, ताकि भविष्य में जो ठीक है। बीटेक किया आपने? जी सर। बीटेक कब हुआ आपका? सर मेरी 2010 में कंप्लीट हुई। 10 में कंप्लीट हुई और 2013 से आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर में पद पे कार्यरत? जी सर। ठीक है। कहाँ से हुआ आपका बीटेक? सर मेरा सिनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग नाथद्वारा से हुआ। नाथद्वारा से। आपने योग के विषय में रुचि दिखाई है, आपका योग जो है रुचि का विषय है। जी सर। तो कौन से योग आप करना पसंद करते हैं? सर जो भी सामान्य योगिक क्रियाएं हैं और जो आसन है और दिन प्रतिदिन जो मैं करता हूँ रेगुलरली। पैकेज आपने बनाया है इसके लिए? सर जो उसमें सर मूलतः 10-15 आसन है और कुछ प्राणायाम की विधियां हैं जो मैं निरंतर करता हूँ। एक थ्योरी भी योग की चलती है, पातंजलि सूत्रम, इनका अध्ययन किया आपने कभी? जी। अष्टांग योग क्या है? सर जो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग को वो सर जो साधना की उच्च प्रकृति मानते थे और वो योग को ऐसा मानते थे कि यह एक जीवन में अनुशासन लाने की प्रकृति है और यह अनुशासन जीवन में लाने के लिए उन्होंने योग के 8 अंगों का वर्णन किया था और उनका ऐसा जो उनका उपदेश था कि यदि इन 8 अंगों का क्रमिक रूप से पालन किया जाए तो उसमें सर सिद्धि प्राप्त की जाए तो अंततः व्यक्ति जो है वो समाधि की ओर समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से हैं अष्टांग योग? सर योग के अष्टांग महर्षि पतंजलि के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति अभी कौन है? सर इसके बारे में श्योर नहीं हो सकता। एलन मस्क, नाम सुना है आपने इनका? जी सर। किस कंपनी से संबंधित है ये? सर इनकी 2 या 3 कंपनी है, मुख्यतः मैं 2 कंपनी रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसमें स्पेस एक्स और टेस्ला नाम से। टेस्ला क्या करती है, क्या काम है टेस्ला का? सर टेस्ला मुख्यतः ये अभी जो सोलर क्षेत्र में व्हीकल बनाने का कार्य कर रही है और यह जो सोलर व्हीकल के क्षेत्र में सर अभी नई कार और नई टेक्नोलॉजी ला रहा है। सोलर या इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक सर, इलेक्ट्रिक और सोलर। एक इसमें अभी रेल मंत्रालय ने एक घोषणा की है कि हम विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल चलाएंगे। जी। क्या कॉन्सेप्ट है ये? सर इसके अंतर्गत रेल मंत्रालय की जो ये योजना है इसके अंतर्गत जितने भी यह डीजल इंजन है इसको क्रमिक रूप से सर 2023 तक डीजल इंजन को जो इलेक्ट्रिक इंजन है उससे प्रतिस्थापित करना है, इससे प्रदूषण कम होगा, यह मुख्य योजना है। इलेक्ट्रिकल इंजन से जी। उसमें कितनी मेगावाट बिजली की आवश्यकता रहेगी? क्या उसकी इतनी आपूर्ति संभव है? सर इसके बारे में सर जानकारी नहीं।
अच्छा, आपने 2000 बीटेक कब 2013 में किया था? 2010 में complete किया। 2010 में। फिर एमटेक करने का नहीं सोचा या आईटी सेक्टर में आगे बढ़ने के? नहीं मैम, जो मेरी बीटेक के दौरान ही मैम मैं जो ये मन बना चुका था कि मैं प्रशासनिक के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। उस वजह से फर्दर जो भी अपर जो डिग्री है उसके लिए परस्यू नहीं किया मैम। अच्छा, उसके बाद आपने ये इसका कंपटीशन एग्ज़ाम दिया होगा जी मैम। बैंकिंग का? 2012 में मैंने आरएस के लिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। अच्छा अच्छा, बैंकों के संदर्भ में मर्जर और एक्विजिशन जो कि आजकल बहुत किए भी जा रहे हैं, विलयन और अर्जन, जी क्या दोनों में अंतर है और ऐसी स्थिति क्यों होती है कि बैंकों को मर्जर करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है? जी मैम, मर्ज करने के तहत मैम दो बैंकों को आपस में मिलाया जाता है, जबकि एक्विजिशन में मैम एक बड़े बैंक का दूसरे बैंक के द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया जाता है। मर्जर की आवश्यकता उस संदर्भ में है कि मर्जर जो है मैम अभी भारत में कोई भी मर्जर से पूर्व ऐसा विश्व स्तरीय बैंक नहीं है। और भारत के बैंक में यदि एसबीआई का जो मर्जर देखा जाए उसके पहले कोई टॉप 500 बैंक में भी जो वर्ल्ड के बैंक है उसमें भारत का बैंक नहीं आता था। और मैम मर्जर का जो मुख्य उद्देश्य ये है पूंजी आधार में वृद्धि करना, ताकि ये जो दिन प्रतिदिन जो ये समस्याएं हैं, बढ़ता एनपीए है या ऋण देने के लिए पूंजी की कमी से जूझ रही है बैंकिंग अर्थव्यवस्था में, तो इन सब चीज़ों से मैम मर्जर के द्वारा निजात पा सकेगी। और एक्वायर करने में? एक्वायर करने से भी मैम जो जिस बैंक का एक्वायर किया जाता है उसमें मूलतः ये समस्या एनपीए या फिर जो भी प्रशासनिक कारण हो सकते हैं जिससे वह प्रॉफिट नहीं दे पा रहा हो, तो उसका ऐसे बैंक द्वारा एक्वायर किया जा सकता है जिसका आधार मजबूत हो और उसका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे उसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और दोनों स्थिति में बैंक कौन सा रहता है? मैम मर्जर के केस में मैम ये आपस में जो भी है बोर्ड द्वारा तय किया जाता है, और एक्वायर के केस में मैम जो बैंक एक्वायर करता है, जिस बैंक का एक्विजिशन किया तो जो बैंक एक्वायर करता है उसका मैम बोर्ड रहता है और उसका नाम रहता है। अच्छा, आईटी का बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत उपयोग है, सभी जानते हैं। जी मैम। अब उससे होने वाले कुछ ऐसे नुकसान जिनका एक आम जनता के हिसाब से आप ऐसा बैंक सेक्टर सोचता हो कि ये नुकसान हो सकता है, जो समय समय पे कई सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आते भी रहते हैं, वो ऐसे क्या हो सकता है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है? मैम जैसा कि देखा जा रहा है अभी कि ये जो फिशिंग की जो और ये जो हैकिंग की जो प्रणालियाँ हैं, जो इसके द्वारा बैंकिंग के जो ट्रांजैक्शन हैक होते हैं या फिर जो कार्ड का या इससे संबंधी गोपनीय जानकारियाँ लेकर लोगों के जो है धोखाधड़ी होती है उसके साथ ऐसी घटनाएं मैम बैंकिंग में गत 10 वर्षों से निरंतर बढ़ती जा रही है। और इसके लिए मैम सबसे अच्छा प्रयास तो ये हो सकता है कि अधिकाधिक विभिन्न माध्यमों से जागरूकता यदि कस्टमर्स में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि मैम अधिकतर मामलों में ये होता है कि वो अपनी गोपनीय जानकारियाँ जो है वो किसी भी माध्यम से, चाहे फर्जी कॉल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से साझा कर देते हैं। उस वजह से मैम उनका जो है खाते में से डेबिट होने जैसी घटनाएं होती है। तो मैम अवेयरनेस इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। एक फाइनेंशियल लिटरेसी अगर जो विभिन्न प्रोग्राम यदि चलाए जाएं और बैंकों के द्वारा, आरबीआई के द्वारा और अन्य ऐसी वित्तीय जो संस्थाएं हैं वो ऐसे जो चाहे शिक्षण संस्थाएं हैं चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों में यदि मैम अधिक से अधिक अवेयरनेस होगी तो इन घटनाओं में निश्चित रूप से कमी होगी। साथ ही मैम अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि ग्राहक इस चीज़ से अवेयर नहीं होता है कि इसमें बीमा जैसी सुविधाएं भी हैं। यदि प्राथमिक तौर पर यदि ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं से वह बैंक को या प्रशासन को, पुलिस में अवगत कराता है तो उसे तुरंत एक रेमेडी भी मिल सकती है। तो ये चीज़ भी मैम जागरूकता के द्वारा लोगों में अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। गीता में कितने श्लोक हैं? सर गीता में सर अभी जानकारी नहीं। गीता का कभी पढ़ने का काम पड़ा? सर हाँ पढ़ा। अध्याय कितने हैं गीता में? सर गीता में 18 अध्याय हैं। गीता का उपदेश किसने किसको दिया? सर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। क्या जरूरत पड़ी? सर जब महाभारत का कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तब एक समय ऐसा आया जब अर्जुन मोह के वशीभूत होकर अपने जो सगे संबंधियों पर उसने सर हथियार उठाने से मना कर दिया था। और जब
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पथ से विमूढ़ होते देखा, तो उन्होंने उन्हें गीता के उपदेश द्वारा पुनः कर्तव्य मार्ग पर आरोह करने का प्रयत्न किया। तो वो तो युद्ध का मैदान होगा, कितना टाइम लगा होगा ये उपदेश देने में? सर ऐसी मान्यता है, बिल्कुल रथ के पायदान पे खड़े रहकर अर्जुन नीचे उतर रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि भाई कर्म करो, है ना। उसमें ये मत देखो सामने कौन है, कुछ समय का ज्ञान है क्या आपको? सर इसमें सर ऐसी मान्यता है, या मैंने भी सर कहीं जो उस समय सीरियल देखा था उसमें ऐसा है, वो भगवान जो है समय को स्थिर करके पूरा गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाते हैं। 45 मिनट लगे थे। जी सर। सुमित, तुम जैसे ही नए सिस्टम में आओगे, अगर तुम्हें एक ऐसा ऑफिस सेटअप मिलता है जहाँ सभी जो एम्प्लॉई हैं वो नेगेटिव मेंटेलिटी के हैं, वर्क कल्चर वहाँ पर अच्छा नहीं है, पुअर है, और बैंक में ये देखा जाता है कि टारगेट बेस काम करना होता है चाहे कितना ही समय हो, तो उनकी नेगेटिविटी को या उनकी नेगेटिव मेंटेलिटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? ऐसा क्या करोगे कि वो आपके बातों को मानने भी लग जाएं और उसको फॉलो भी करने लग जाएं? सर इसमें सबसे प्रथम प्रयास तो सर मैं अपना उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करूंगा, और सर मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा कि मैं पंक्चुअलिटी से कार्य करूं सर, पूर्ण निष्ठा से कार्य करूं, और मैं अपने स्तर से स्वयं लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु नहीं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे साहब रहने दो, ये बैंक नहीं है, यहाँ तो हम जानते हैं ये पब्लिक है ही ऐसी, ये काम करने नहीं देती और नहीं काम करवाने आती है, तो परेशान करने आती है, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे आप तो सर अपने चैम्बर में बिराजो, हम सब संभाल लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर सर मेरा ऐसा मानना है कि यदि मैं उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो निरंतर धीरे धीरे सर मैं उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने में तो सफल होऊंगा एक दिन। साथ ही सर ये है कि मैं निरंतर सर उनके साथ संवाद स्थापित करूंगा और उन कारणों के पीछे जाने की कोशिश करूंगा कि किन वजहों से सर वो ऐसा कर। इतना समय नहीं मिलता है, आपको पता है प्रशासनिक पदों पर आप अधिक से अधिक 2 साल तक रह सकते हैं, आप समझोगे, आप उनके निकट जाओगे, इतना समय नहीं मिलता है। आपको क्विक एक्शन लेना होता है और उसमें बदलाव करने के लिए आपको जो भी कदम उठाने हैं तुरंत करने होते हैं। तो ऐसे बताइए कि 1 महीने में कुछ परिणाम नज़र आ जाए। यदि सर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखा जाए तो मैं सर उन कर्मचारियों में से सर ऐसे कर्मचारी छांटूंगा जो डेडिकेटेड हैं और जो सर कुछ कार्य करने की रुचि रखते हैं, उनको सर कुछ ऐसी जिम्मेदारी दूंगा जो सर जिनके लिए उनको पुरस्कृत किया जा सके, और साथ ही साथ जो कर्मचारी है उनके सामने निरंतर उन कर्मचारियों के माध्यम से यह एग्जाम्पल सेटअप करूँगा कि उन्हें मतलब काम करने पर उन्हें भी वो पुरस्कार मिल सकता है। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, भारत और चीन के साथ में जो व्यापारिक नीति है उस पे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जो सोसाइटी से इनपुट मिलते हैं उसका असर पड़ता है, क्या आप इससे सहमति रखते हैं? क्या ऐसा होता है? सर वापस सुनना चाहूँगा। भारत और चीन के जो व्यापारिक संबंध हैं जी उस पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहता है, क्या सहमति है आपकी? जी सर, निश्चित रूप से। कैसे होता है, कुछ उदाहरण दीजिए। सर जो भारतीयों की जो संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मूलभूत रहन सहन और त्यौहार संस्कृति या जो भी जो उनके दिन प्रतिदिन की संस्कृति से सर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों का सर जो है चीन जो है वो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा भारतीय मार्केट पर काफ़ी समय से कब्जा जमाया हुआ जाए। मैं भारत की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि भारत की जो व्यापारिक नीति है उसकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा हाँ बिल्कुल ये संस्कृति से प्रभावित है, लेकिन आज अगर हम सॉफ्टवेयर में जाएं तो भारत आगे है, लेकिन हार्डवेयर की बात करते हैं तो हम पूरे ही दुनिया में चाइना सबसे आगे है। और ऐसे में हम जिनके पास चाहे हम ये कहें कि चीन का जो है माल हमें नहीं चाहिए, हम स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन हाथ में हमारे मोबाइल होता है, स्क्रीन हमारी चाइनीज़ होती हैं, प्रोडक्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ होते हैं, लेकिन शब्द जो होते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि इसको बाइकआउट किया जाए। तो आपकी बात ये मेरी विचारों से तो तालमेल नहीं रखती है। सर इसके पीछे कारण ये है कि सर जो चीन की जो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है उसका विकल्प सर भारत को ये है कि उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि जब तक सर रेट में हम तो आप ये मानते हैं संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता? सर संस्कृति अगर सर मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा
कि भारत में यदि सांस्कृतिक तौर से देखा जाए तो दिवाली पे जिन दियों का प्रयोग किया जाता है, होली पे जिन पिचकारियों का प्रयोग किया जाता है, उन सब चीज़ों को सर स्टडी करके चीन सस्ती दर पे नहीं, वो तो चीन की व्यापारिक नीति हो गई। मैं तो ये भारत की व्यापारिक नीति की बात कर रहा था। खैर छोड़िए, ठीक, ऑल द बेस्ट।